मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है एमएमई 2 की, अब बच्चों उसका चैप्टर नंबर 14 हमारा चल रहा है। तो आज होप सो हमारी यूनिट 1 जो है एमएमई 2 की वो फिनिश हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, लेकिन एक्चुअली में है क्या, पहले आप ये समझिए। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स क्यों डेवलप किए गए, कैसे बनाया गया, कॉन्सेप्ट क्या था? वेरी सिंपल। सबसे पहले वो कहता है कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स का पावर करना हो, मतलब किसी मैट्रिक्स की उसी मैट्रिक्स के साथ अगर आपको मल्टीप्लाई करनी हो, तो उस मैट्रिक्स का स्क्वायर होना मैंडेटरी है। तो मान लीजिए ए कोई आपके पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n, फॉर एग्जाम्पल। मैं आपसे पूछूं इसका स्क्वायर करिए, तो आप उसका 1 मिनट में स्क्वायर कर देंगे। ए स्क्वायर कैसे बनेगा? ए इंटू ए। ठीक है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स से कर दिया। लेकिन अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि आप ए टू दी पावर सपोज 1000 करिए, तो हो तो जाएगा, लेकिन 1000 टाइम्स आपको इसको मल्टीपल करते हुए चलना पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक टिपिकल टास्क है। तो आजकल तो कंप्यूटर है मेरे बच्चों, लूप्स है, एआई है, 1 मिनट में सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब मैथमेटिक्स बना था, जब मैट्रिक्स थ्योरी बनी थी, तब इतना आसान नहीं था। तो हम क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स की पावर करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं मैथमेटिशियन, दैट इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। इसको हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स भी कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब होता क्या है वो सुनिए। सबसे पहले तो जो आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही डिफाइन हो सकता है, किसी दूसरे मैट्रिसेस के लिए डिफाइन नहीं होता। तो वो ये कहता है कि इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट सम नंबर लैम्डा विच में बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, एंड देयर एग्जिस्ट सम नॉन जीरो वेक्टर्स बिलोंग्स टू सी एन। सी एन मतलब कॉम्प्लेक्स यूक्लिडियन स्पेस। आर एन भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लैम्डा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आइगन जो वेक्टर है वो भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड हो सकता है। सिंपल है। कन्फर्म सच दैट, कैसा होगा? ए डॉट एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डॉट एक्स। ठीक। तो दुनिया का कोई भी आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कन्फर्म एक नंबर लैम्डा विच मे बी द कॉम्प्लेक्स नंबर आपको एक मिलेगा, कन्फर्म एक नॉन जीरो वेक्टर विच इज ए वेक्टर ऑफ सी एन, सच दैट ए डॉट एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डॉट एक्स आपको मिलेगा। और अगर ऐसा मिलता है मेरे बच्चों, तो यहां पे जो लैम्डा है दिस इज कॉल्ड आइगन वैल्यू, एंड जो एक्स है दिस इज कॉल्ड आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। ये रूल है, समझ गए? अब आपके दिमाग में जा रहा होगा सुधीर सर, आप इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे मेरे बच्चों एक बेनिफिट होगा क्या, कि अगर कल को आपको ए स्क्वायर के बारे में डिस्कशन किया जाए आपसे, तो ए स्क्वायर एक्स मैं लिख सकता हूं ए ऑफ ए एक्स विच इज ए ऑफ लैम्डा एक्स विच इज ऑफ लैम्डा ए एक्स विच इज लैम्डा स्क्वायर एक्स। इसका मतलब अगर ए की आइगन वैल्यूज लैम्डा है, तो कंफर्म ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज लैम्डा स्क्वायर होगी, अप टू सो ऑन ए टू दी पावर एम एक्स कंफर्म बराबर होगी लैम्डा टू दी पावर एम एक्स के। तो जहां आपको पावर करनी पड़ रही थी किसी मैट्रिक्स की, अब वहां पर आप मैट्रिक्स की पावर ना करके किसी नंबर की पावर करने से काम चल जाएगा। तो अगर कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन ऑर्डर का, है ना, मैंने बोला था उसकी पावर करिए एम, तो टिपिकल टास्क था। अब वो टिपिकल टास्क इस इक्वेशन से बहुत आसान हो गया। मैं ए टू दी पावर एम ना करके
लैम्डा टू दी पावर m करना पसंद करूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जब एक ऐसा लैम्डा आपको मिल जाए और ऐसा c या x वेक्टर ऑफ सी एन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आता है कि क्या सर हर स्क्वायर मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग ऐसा होगा, लैम्डा भी मिलेगा और एक्स वेक्टर भी मिलेगा? आंसर है यस। दूसरा सवाल ये आता है कि सुधीर सर अगर एक मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन ऑर्डर का, तो कितने लैम्डास ऐसे मिल सकते हैं और कितने आइगन वेक्टर्स ऐसे मिल सकते हैं? तो मेरे बच्चों, जिस ऑर्डर का भी आपका मैट्रिक्स होगा, एन क्रॉस एन ऑर्डर का सपोज मैट्रिक्स है, तो कंफर्म उसकी एग्जैक्टली एन आइगन वैल्यूज ही मिलती है। जितने आइगन वेक्टर, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है, उतनी ही आइगन वैल्यूज आपको मिलती है। चाहे वो सारी रियल हो, सारी कॉम्प्लेक्स हो, सेम हो, डिफरेंट हो, जीरो हो, नॉन जीरो हो, डजंट मैटर। बट एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हमेशा अनकाउंटेबल आइगन वेक्टर्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? देखिए, अगर मान लीजिए ए का आइगन वैल्यू है लैम्डा, ठीक, तो अकॉर्डिंग टू रूल आप क्या कहेंगे? ए इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स, वेयर एक्स इज नॉन जीरो वेक्टर। ये रिलेशन है। अब मैं ये कह रहा हूं कि दोनों तरफ आप किसी नॉन जीरो नंबर की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बनेगा? ए अल्फा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा एक्स, वेयर अल्फा इज नॉन जीरो। हो गया। अब आप इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन में जो अल्फा एक्स है वो यहां पर भी अल्फा एक्स है, तो जो अल्फा एक्स है वो लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक आइगन वैल्यू लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग आपका एक्स भी वेक्टर था, आइगन वेक्टर था, अल्फा एक्स भी आइगन वेक्टर ही बन रहा है। अल्फा आप कोई भी नंबर ले लेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई रहेगी, वेयर अल्फा इज सम नॉन जीरो। तो मेरे बच्चों, आप ये कह सकते हैं सर अल्फा तो मैं अनकाउंटेबली चूज कर सकता हूं। यस, तो आपका जो आइगन वेक्टर है वो भी अनकाउंटेबली चूज हो सकता है। तो क्या सिनेरियो मिलके आया कि अगर आपका मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन ऑर्डर का, तो कंफर्म उसकी आइगन वैल्यूज एन ही मिलेंगी, ना कम मिलेंगी ना ज्यादा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, मान लीजिए अगर एक मैट्रिक्स है थ्री क्रॉस थ्री का और तीन आइगन वैल्यूज मिली, सारी सेम है, टू टू टू, सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी एक आइगन वैल्यू है, नहीं, उसकी तीन ही आइगन वैल्यू है, तीनों की वैल्यूज टू 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 है, तो ये पॉसिबल है। लेकिन आइगन वैल्यूज वहां आप एक मत कह दीजिएगा सर एक ही तो आइगन वैल्यू मिली टू, नहीं, आइगन वैल्यू तीन ही है, उनकी वैल्यूज सेम है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वैल्यूज डिफरेंट होनी चाहिए, नहीं, एन आइगन वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है बेटा। अब बारी ये आती है कि चलो सर ये आपने हमें समझा दिया, अब हम आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करते कैसे हैं? चलिए, तो मेरा अगला टॉपिक है हाउ टू फाइंड द आइगन वैल्यूज। मेरे बच्चों बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन, अगर आपको आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर निकालना है तो क्या होना चाहिए? ए डॉट एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डॉट एक्स होना चाहिए, जहां पर एक्स कन्फर्म नॉन जीरो वेक्टर बनना चाहिए। ठीक है, ये रूल है। अब इस पूरे सिनेरियो को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं मैट्रिक्स ऑफ ए माइनस लैम्डा इंटू आई मैट्रिक्स इज इक्वल टू, या इंटू एक्स इज इक्वल टू द जीरो मैट्रिक्स है, या जीरो वेक्टर। ठीक है, तो ए माइनस लैम्डा इंटू आई, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आप कॉमन लेके इतना काम कर सकते हैं, इज इक्वल टू जीरो। अब आप अगर इसको देखें, ये जो आपके सामने लिखा है दिस इज सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। क्या लिखा है? सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, और x जो है वो नॉन जीरो सॉल्यूशन है, मतलब इस सिस्टम का आपको नॉन ट्रिवियल नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए। नॉन जीरो सॉल्यूशन आपको तभी मिल सकता है जब जो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है a माइनस लैम्डा आई, इसका डिटर्मिनेंट कन्फर्म जीरो हो। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो।
करना पड़ेगा आपको, सिंपल है बिल्कुल। जब आप इस लेफ्ट हैंड साइड वाले डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको एक अलजेब्रिक इक्वेशन मिलेगी इन लैम्डा ऑफ डिग्री एन। एन क्या है? ऑर्डर है आपके मैट्रिक्स का। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कुछ आपको ऐसे दिखाई देगी, a0 लैम्डा टू द पावर n प्लस a1 लैम्डा टू द पावर n-1 प्लस अप टू डॉट डॉट a n इज इक्वल टू 0। ये आपको दिखाई देगा। नाउ दिस इक्वेशन इज नथिंग बट द आइगन वैल्यू इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये बेसिकली है क्या? ये लैम्डा के अंदर एक n डिग्री का पॉलिनोमियल है, और रूल आपको पता है कि अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपको लैम्डा की n वैल्यूज मिलेंगी। यहां से जब आप सोल्व करोगे लैम्डा की n वैल्यूज मिलेगी, λ1 λ2 अप टू डॉट डॉट लैम्डा n। दीज आर n आइगन वैल्यूज, ये मैंने बोला भी था। ठीक, अब यहीं पे मेरे बच्चों अगर मैं इसको इक्वलिटी जीरो हटा के एक एक्सप्रेशन लिखना स्टार्ट करूं, दैट इज पी लैम्डा विच इज कॉल्ड a0 लैम्डा टू द पावर n प्लस a1 लैम्डा टू द पावर a-1 प्लस डॉट डॉट an। आप दोनों बातों में फर्क करिए, फर्क समझिए। ये एक इक्वेशन है और ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है हम इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और ये जो पॉलिनोमियल है इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है मेरे बच्चों, तो सिंपल है बिल्कुल। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पॉलिनोमियल को अगर आप सोल्व करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है। इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इक्वालिटी में जीरो लिखा है, दोनों सेम बातें हैं, इसलिए टर्म का इस्तेमाल कर रहा हूं। हो सकता है एग्जामिनर कुछ इस टर्म्स की आपको बातें करें, हो सकता है ऐसा। अब यहां पे एक खास बात है मेरे बच्चों, क्या है? दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को, अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दिस इज वेरी फेमस कैले हैमिल्टन थ्योरम। दिस इज वेरी फेमस कैले हैमिल्टन थ्योरम। अब कैले हैमिल्टन थ्योरम आपके कोर्स में नहीं है, उसका नाम कोर्स में नहीं है, लेकिन एक दो बार एग्जामिनर ने एक बात पूछी है। क्या पूछी है? कि भाई मान लीजिए आपका ए कोई मैट्रिक्स है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये, दे दी आपको, वो मैट्रिक्स इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि a0 a टू दी पावर n प्लस a1 a टू दी पावर n-1 प्लस डॉट डॉट an into आइडेंटिटी मैट्रिक्स मस्ट बी द जीरो मैट्रिक्स। दिस इज वेरी फेमस कैले हैमिल्टन थ्योरम। सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी ऐसा जो है रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होते हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी मतलब बातें करते हैं। सिंपल है, कुछ भी ऐसा टिपिकल टास्क नहीं होता मेरे बच्चों इन सब चीजों में। अब चलिए, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही आना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स कोरस्पोंडिंग टू द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है 3x3 का मैट्रिक्स है, तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि सुधीर सर तीन आइगन वैल्यूज बनेंगी और आइगन वेक्टर बनेंगे अनकाउंटेबल। हर एक आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग बहुत सारे आइगन वेक्टर्स बनेंगे। कैसे बनेंगे अब वो आपको एग्जाम में बना के दिखाने हैं। ए मैट्रिक्स दे दिया, तो रूल क्या है? सबसे पहले निकलती है आइगन वैल्यूज। कैसे निकलते हैं आइगन वैल्यूज? आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई को जीरो पुट करना पड़ेगा। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ 4 - लैम्डा 0 -के 2 6 2 - लैम्डा -के 6 4 0 -के 2 -के लैम्डा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। आपको मेरे बच्चों पुट करना पड़ेगा, सिंपल है बिल्कुल। अब डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व होता है ये सब चीजें हमने आपके साथ डिस्कस कर रखी है। चलिए इसको थोड़ा करते हैं। नाउ अगर मैं डिटरमिनेंट सोल्व करना स्टार्ट करूं तो 4 - लैम्डा ब्रैकेट कितना आ जाएगा? 2 - के लैम्डा, ओके, -के 2 -के लैम्डा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, +के 0, ओके। नाउ -के 2 ब्रैकेट, ये आ जाएगा -के 4 टाइम्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 टाइम्स
2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सिंपल है मेरे बच्चों। और थोड़ा सा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा 2 माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर माइनस के 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना है, और इसको सिंप्लीफाई करोगे मेरे बच्चों तो ये बन जाएगा 2 माइनस लैम्डा, लैम्डा कॉमन, लैम्डा माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। फाइनली सोल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू 0, 2। ठीक है। और देखो यही बात मैंने आपको बताई थी कि 3 क्रॉस 3 का अगर मैट्रिक्स है तो 3 आइगन वैल्यूज बनेगी। रियल बने, कॉम्प्लेक्स बने, जीरो बने, नॉन जीरो बने, डजन मैटर, सेम बने, डिफरेंट, कोई मतलब नहीं है मुझे। ठीक है। तो 3 वैल्यू आ गई, 0, 2, 2। अब बारी आती है कि आइगन वेक्टर निकालिए कोरस्पॉन्डिंग टू 0, 2, 2। आइगन वेक्टर में मेरे बच्चों एक खास बात होती है कि वो हमेशा नॉन जीरो होता है, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी आइगन वेक्टर जीरो नहीं हो सकता। तो मान लीजिए मुझे आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है। कोरस्पॉन्डिंग कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2। फॉर एग्जाम्पल 2 के कोरस्पॉन्डिंग मुझे आइगन वेक्टर डिफाइन करना है। तो क्या होगा, a डॉट एक्स इज इक्वल टू 2 डॉट एक्स। समझ गए? आइगन वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। लैम्डा की वैल्यू 2 है, तो ए एक्स इज इक्वल टू 2x होनी चाहिए सेटिस्फाई। अब आपको ऐसा x निकालना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे और वो जीरो ना हो, क्योंकि आइगन वेक्टर कभी भी जीरो वेक्टर नहीं होते हैं। तो चलिए जी, कैसे निकल सकता है। सबसे पहले मैट्रिक्स लिखते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है, 4, 0, माइनस के 2, 6, 2, माइनस के 6, 4, 0, माइनस के 2। ओके। एक्स वेक्टर क्या है, एक्स वाई जेड। ओके। इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई और जेड। ठीक है बेटा। अब आपको इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो आपका कैपिटल एक्स वेक्टर जो है वो मिल जाएगा आपको। कैसे कर सकते हैं सोल्व, वेरी सिंपल। आप इस सिस्टम को कैसे लिख सकते हैं, 4x माइनस के 2z इज इक्वल टू 2x। ठीक है जी। 6x प्लस के 2y माइनस के 6z इज इक्वल टू 2y। ठीक है जी। 4x माइनस के 2z इज इक्वल टू 2z। ठीक है। सिंपल है मेरे बच्चों। अब इसको कैलकुलेट करके एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू लेके आनी है। वेरी सिंपल। कैसे, देखिए, सबसे लास्ट वाली इक्वेशन पे चलिए, तो एक्स की वैल्यू जेड के बराबर मिलेगी। सिंपल। अब इसको अगर आप सेकंड वाली इक्वेशन में चलें तो सेकंड वाली इक्वेशन से भी आपको एक्स की वैल्यू जेड के बराबर मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप अगर फर्स्ट इक्वेशन पे मेरे बच्चों चलें तो भी आपको एक्स की वैल्यू जो है वो जेड के बराबर ही मिल रही है। जो एक्स की वैल्यू है आपको वो जेड के बराबर ही मिल रही है। ठीक है। तो अब अगर आप गौर से देखें, जेड आप कुछ भी ले सकते हो, जो आप जेड लोगे वही एक्स के बराबर लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि तीनों इक्वेशंस एक्स इज इक्वल टू जेड को सेटिस्फाई कर रही हैं। रही बात वाई की, वाई कुछ भी ले सकते हैं आप, क्योंकि वाई का कोई रोल ही नहीं है इसमें, वाई किसी इक्वेशन में आ ही नहीं रहा, तो वाई मैं कुछ भी लूं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, आप वाई ले जो मर्जी लें, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बट जब आप वाई लेंगे, ऐसा लेना कि आपका जो वेक्टर है वो जीरो वेक्टर ना बन जाए, जो आपका वेक्टर है वो जीरो वेक्टर ना बन जाए। तो मेरे बच्चों, एक छोटा सा सिनेरियो हमारी समझ में आया कि जो आइगन वेक्टर मैं लूंगा एक्स, दैट इज माई एक्स वाई और जेड, वो किसके बराबर बनेगा, वो बराबर बनेगा T101 प्लस S010, वेयर T और S नॉन जीरो नंबर बिलोंग्स टू रियल लाइन। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, सुधीर सर आपने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे बच्चों देखो, एक बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाता हूं। जहां पे दो वेरिएबल फ्री है, एक वेरिएबल है वाई फ्री
और एक वेरिएबल है जेड फ्री। समझ गए? जब भी कोई वेरिएबल्स फ्री होते हैं तो आप कभी भी दोनों को एक साथ फ्री नहीं करते, वन बाय वन फ्री उन दोनों को किया जाता है। ठीक है? तो यहां पे क्या है, आपको कैसे वेक्टर्स मिल सकते हैं समझाता हूं आपको। टी और एस दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगे, मतलब एक बार एक जीरो हो सकता है, एक बार एक जीरो हो सकता है, दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगे। ठीक है? तो मान लीजिए मैं पहले केस में एस को जीरो ले लेता हूं, तो मेरा जो आइगन वेक्टर बनेगा वो बनेगा टी जीरो जीरो। समझ गए? टी जीरो जीरो, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स की वैल्यू मैंने जेड के बराबर ली और जेड मैंने वन लिया या टी लिया, वैल्यू सेम मिल गई। अब अगर मैं टी की वैल्यू जीरो ले लूं तो मेरा जो वेक्टर बनेगा वो जीरो एस जीरो बनेगा। इसका मतलब मैंने मैंने जेड की वैल्यू जीरो ली होगी और वाई की वैल्यू मैंने, सॉरी, वाई की वैल्यू मैंने कुछ भी ऐसे ली होगी और एक्स की वैल्यू मेरी ऑटोमेटिकली जीरो हो गई होगी। इससे क्या हो जाएगा, यहां से आपको दो आइगन वेक्टर मिल जाएंगे कोरस्पॉन्डिंगली और दोनों कन्फर्म इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे। तो बहुत बार मुझे इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स की नीड होती है, जिसके लिए मैं आइगन वेक्टर्स को ऐसा लिखता हूं। तो बस इस चीज का ध्यान रखिए, कितने आपके पास फ्री वेरिएबल है। अब यहां पे आपके पास दो फ्री वेरिएबल थे, एक तो y सेपरेटली और एक z विद x। जेड विद एक्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जेड आप जो भी लोगे एक्स ऑटोमेटिकली वही सेट हो जाएगा, वो आपको यहां से मिलेगा। और जो वाई वाला वेक्टर है वो आपको मेरे बच्चों यहां से मिलेगा। तो आइगन वेक्टर्स का जो परफॉर्मेंस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। आप ये भी कह सकते हैं, अब आप गौर से सुनिएगा, आप ये भी कह सकते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2 मुझे दो आइगन वेक्टर मिले, एक x1 जो कि बराबर है t टाइम्स 101, where t is not equal to 0 belongs to real number, and दूसरा मिला x2 which is s010 where s is non zero belongs to real number। अब जैसे मर्जी लिखियो, दोनों का लिखने का तरीका आपको मैंने समझा दिया। अब जो लैम्डा की वैल्यू दूसरे वाली 2 है उसके लिए भी तो यही है ना सब कुछ। आप समझिए, दो आइगन वैल्यू अगर कॉमन हो रही है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग दो आइगन वेक्टर आपको तो कंफर्म मिलेंगे, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। अब आप उसको कंबाइन करके ऐसे लिख दीजिए या आप उसको अलग अलग करके ऐसे लिख दीजिए, जैसे आपका दिल करे आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक, सिंपल है बिल्कुल, कोई मतलब ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है इसमें। अब मेरे बच्चों, अगर आप देखें तो मैं लैम्डा की वैल्यू जीरो कंसिडर करने के मोड में हूं। मैं लैम्डा की वैल्यू जीरो कंसिडर करने के मोड में हूं, तो क्या आएगा, a डॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो डॉट एक्स। ठीक, ए मैट्रिक्स क्या है मेरे बच्चों, मेरे पास ए मैट्रिक्स है मेरे पास 4 0 -के 2, 4 0 -के 2, 6 2 -6, 6 2 -6, 4 0 -2। हाँ, 4 0 -के 2 इंटू एक्स ले लो, एक्स वाई जेड। नाउ दिस इज व्हाट, 0 x y z। बिल्कुल सिंपल लिया है मैंने, कोई भी ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। अब आप अगर इसको सोल्व करोगे तो मेरे हिसाब से आपके पास बनेगा 4x - के 2z इज इक्वल टू 0, 6x प्लस के 2y माइनस के 6z इज इक्वल टू 0, 4x - के 2z इज इक्वल टू 0। जब इस पूरे सिस्टम को आप सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी z/2 और y की वैल्यू आएगी 3/2z, वेयर z इज नॉन जीरो बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्योंकि अगर मैं z की वैल्यू जीरो ले लूंगा ना बच्चों, तो सारा मेरा जो आइगन वेक्टर है वो जीरो हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। तो मेरे बच्चों, अब अगर आप देखें तो मेरा जो आइगन वेक्टर बनेगा वो शायद मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, 1 3/2 और मेरे बच्चों 1/2 व्हेन t, और t इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैंने सिंपली जेड की वैल्यू, मान लो आप, नहीं, जेड की वैल्यू आप अगर ले लोगे
जेड की वैल्यू मैंने 1 ले ली, तो वाई की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 3/2। और एक्स की वैल्यू कितनी किसके बराबर आएगी, Z/2। टी की मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मैं जरूरी तो है नहीं कि जेड की वैल्यू 1 लूं, मैं कुछ भी ले सकता हूं। तो दिस इज द आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग कोरस्पॉन्डिंग टू माई आइगन वैल्यू 0। सिंपल है बच्चों, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मेरे बच्चों सिंपल सा एक क्वेश्चन है। प्रूव दैट द लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए इफ एंड ओनली इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ये कुछ कुछ रूल्स हैं जिनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे एज ए थ्योरम। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो कह रहा है कि अगर ए आपका पास कोई मैट्रिक्स है, ए मान लीजिए, और उसकी आइगन वैल्यू है लैम्डा, ठीक, तो कन्फर्म लैम्डा ही उसके ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू होगी। तो ए के ट्रांसपोज की जो आइगन वैल्यू होगी वो भी लैम्डा के बराबर ही बनेगी, ऐसा वो कह रहा है। ये मुझे प्रूफ करना है एक्चुअली में। ठीक, तो मैंने मान लिया लेट लैम्डा बी द आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो क्या होगा मेरे बच्चों, देयर मस्ट एग्जिस्ट ए आइगन वेक्टर such that the determinant of a minus lambda I is equal to 0। ठीक है, ये चीज आप नहीं भी लिखोगे काम चल जाएगा। लेकिन आइगन वैल्यू कैसे निकालते थे, यही तो इक्वेशन होती थी, a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब अगर ऐसा है तो पिछली क्लास में एक रूल बताया होगा आपको, a के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a का ट्रांसपोज। ठीक, विच इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ a। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट उसके ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो यहाँ वही तो काम मैंने कर रखा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 बाय द रूल। क्या रूल है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये रूल है। तो वो रूल अगर मैं यहां लगा दूं तो दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस के लैम्डा इंटू आई ट्रांसपोज विच इज 0। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो आई रहेगा। तो क्या मिलेगा आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज आल्सो। बिल्कुल सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मेरे बच्चों। क्या क्वेश्चन है, सपोज ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स and let lambda be the eigenvalue of A. Prove that if determinant of A is non-zero, then lambda must be non-zero, and show that 1 upon lambda is eigenvalues of A inverse। समझ गए। अब देखिए मेरे बच्चों, A अगर एक मैट्रिक्स है सपोज n क्रॉस n ऑर्डर का, such that determinant of A is non-zero। इसका सिंपली मतलब है कि जो ए मैट्रिक्स है वो इनवर्टेबल है। ए मैट्रिक्स कैसा है, इनवर्टेबल है, तभी तो इनवर्स की बात कर सकता है वो। अब वो कहता है कि अगर ए इनवर्टेबल है तो कंफर्म लैम्डा नॉन जीरो होगा, उसकी आइगन वैल्यू नॉन जीरो होगी। और अगर ए की आइगन वैल्यू है लैम्डा तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू होगी 1 अपॉन लैम्डा। देखिए कैसे मेरे बच्चों, लेट लैम्डा बी आइगन वैल्यू ऑफ ए। ठीक, तो क्या मिलेगा, ए डॉट एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डॉट एक्स। अगर लैम्डा एक आइगन वैल्यू है ए का, तो देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर एक्स विच इज नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक, अब सिंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, तो दोनों तरफ ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब दोनों तरफ ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू लैम्डा एक्स।
नाउ दिस इंप्लाइज व्हाट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एक्स इज इक्वल टू, लैम्डा बाहर ले लिया, ए इनवर्स इनटू एक्स। नाउ दिस इज व्हाट? एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू एक्स। लैम्डा नीचे चला गया। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ए इनवर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/लैम्डा इंटू एक्स, वेयर एक्स इज नॉन जीरो वेक्टर। तो अब आप अगर इस इक्वेशन को देखें तो इसका मतलब क्या है? 1/लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए खैर आगे चलते हैं बच्चों। अगला, प्रूव दैट इफ ए एंड बी बोथ आर इन्वर्टेबल एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, prove that if A and B both are n cross n invertible matrix, then AB and BA have the same eigen value। AB और BA की जो आइगन वैल्यू है वो सेम है, प्रोवाइडेड दैट A and B आर इन्वर्टेबल। मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं। सो लेट लैम्डा बी द आइगन वैल्यू ऑफ AB। तो इसका मतलब क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी माइनस लैम्डा इंटू आई इज इक्वल टू 0। सिंपल है बिल्कुल, है ना। लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है ए इंटू बी का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी माइनस लैम्डा आई 0 के बराबर होगा। अब बी जो है वो इन्वर्टेबल है, तो बी अगर इन्वर्टेबल है तो एक रूल आपको पता है कि बी इनवर्स इंटू बी बराबर होगा आइडेंटिटी के। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स इंटू बी इंटू ए बी माइनस के लैम्डा इंटू बी इनवर्स इंटू बी, डिटर्मिनेंट क्लोज, पुट इट इक्वल टू 0। मैंने क्या किया? इसके प्री मल्टीप्लाई कर दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, और उसको ऐसे लिख लिया बी इनवर्स इंटू बी। यहां पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको ऐसे लिख लिया। ठीक, अब मैं यहां पे प्री मल्टीप्लाई कॉमन ले रहा हूं, बी इनवर्स, अंदर बचेगा बी ए माइनस लैम्डा इंटू आइडेंटिटी, पोस्ट मल्टीप्लाई ले रहा हूं बी, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। डन। अब आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। ठीक, वो रूल अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो मुझे मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए माइनस लैम्डा आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0। आपको एक चीज पता होगी शायद, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें, दिस इज व्हाट? लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ बी इंटू ए, दैट्स इट। समझ में आया? तो वो करा कि अगर आपकी ए और बी दोनों इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हैं, तो ए बी और बी ए की आइगन वैल्यू कन्फर्म सेम रहेगी। सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। चलिए जी आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ऐसा कोई एकदम जो है टिपिकल टास्क नहीं है। क्या कह रहा है? दैट ए बी ए आई जे मैट्रिक्स हुज कॉलम सम्स आर 1 के बराबर। तो ए कोई मैट्रिक्स है आपके पास विच इज ए आई जे एन क्रॉस एन सच दैट कॉलम्स की जो सम है वो 1 के बराबर है। इसका मतलब समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू एन, ए आई जे बराबर होगा 1 के फॉर ऑल जे। ठीक, कह रहा प्रूव दैट लैम्डा इज इक्वल टू 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो कह रहा है ऐसा अगर आपके पास मैट्रिक्स है तो प्रूव करिए कि कन्फर्म लैम्डा इज इक्वल टू 1 उसकी एक आइगन वैल्यूज होने वाली है। कन्फर्म उसकी एक आइगन वैल्यूज होने वाली है। मैंने बोला ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ए वो कुछ इस तरीके से बना है, A11 A12 डॉट डॉट A1 n A21
A22 A2n डॉट डॉट AN1 AN2 ANN बना है, सच दैट कॉलम सम 1 के बराबर है। कॉलम सम 1 के बराबर है, इसका मतलब है A11 प्लस A21 प्लस डॉट डॉट AN1 1 के बराबर है, A12 प्लस A22 प्लस डॉट डॉट AN2 भी 1 के बराबर है, एंड सो ऑन A1n प्लस A2n प्लस डॉट डॉट ANN भी 1 के बराबर है, ऐसा उसने दे दिया। अब एक बात बताइए मेरे बच्चों, आइगन वैल्यूज जो ए की होंगी वही ए ट्रांसपोज की होंगी। फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, जो ए का आइगन वैल्यू आपने डिफाइन किया है, मैं कह रहा हूं कि वही आइगन वैल्यू ए के ट्रांसपोज का भी आपको मिलेगा। तो आप ए पे काम करें या ए के ट्रांसपोज पे काम करें, दोनों का मतलब सेम रहने वाला है। ठीक, तो मैंने क्या किया, ए के ट्रांसपोज पे काम करना स्टार्ट किया। क्यों किया अभी पता लग जाएगा। I consider the A का ट्रांसपोज which is A11 A12 डॉट डॉट A1n A21 A22 A2n and so on AN1 AN2 डॉट डॉट ANN। ठीक है, मैंने A का ट्रांसपोज ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। Now let us consider a vector V which is equal to 1 1 1 डॉट डॉट 1। मैंने एक वेक्टर कंसीडर किया V जो कि है 1 1 1 1। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं A का ट्रांसपोज इनटू V बताइए, तो आप क्या लिखोगे। सुधीर सर, दिस इज A11 A21 डॉट डॉट AN1 A12 A22 AN2 डॉट डॉट A1n A2n डॉट डॉट ANN। जब आप मल्टीपल करोगे V के साथ, दैट इज 1 1 1 डॉट डॉट 1, तो जरा एक बार देखना क्या वेक्टर बनेगा। आपका वेक्टर बनेगा A11 प्लस A21 प्लस डॉट डॉट AN1 A12 प्लस A22 प्लस डॉट डॉट AN2 एंड सो ऑन A1n प्लस A2n प्लस डॉट डॉट ANN। बन गया, ये n क्रॉस 1 का बन गया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहां से अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन A11 प्लस A21 ये सब 1 के बराबर, 1 1 1 डॉट डॉट 1, और ये किसके बराबर है, V वेक्टर के ही ये बराबर है। तो आपको यहां से क्या मिल गया, आपको यहां से मिल गया A डैश V इज इक्वल टू 1 इंटू V। तो इसका मतलब 1 इज द आइगन वैल्यू ऑफ A ट्रांसपोज विच इज सेम एज 1 इज द आइगन वैल्यू ऑफ A। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 इज आइगन वैल्यू ऑफ A ट्रांसपोज एज ऑफ। सिंपल था बिल्कुल, कुछ भी ऐसा टिपिकल टास्क नहीं होता इन चीजों में, बस आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है सिस्टम के अंदर। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है 14.5 दैट इज डायगोनलाइजेशन। ठीक है बेटा, अब देखिए अच्छा टॉपिक है काफी, लेकिन पहले आप समझिए कि हम ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस क्यों कर रहे हैं, फिर जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो सब क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स। मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं जिसके ऑफ डायगोनल सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ऑन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे मुझे कोई मतलब नहीं है, समझ गए। तो डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स बनेगा आपका। ए अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, D1 0 0 0 सब जीरो, नीचे सब जीरो, फिर D2 बाकी सब जीरो, अप टू सो ऑन DN। नाउ दिस इज योर वेरी फेमस डायगोनल मैट्रिक्स जिसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ऑन डायगोनल D1 D2 D3 DN कुछ भी हो सकते हैं, डजंट मैटर।
ठीक, ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। दिस मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n। अब बारी आती है कि सुधीर सर आप इसका क्या यूज है, आप क्यों पढ़ा रहे हो इसको? वेरी सिंपल। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स आपको दिया गया है ए, और आपसे कह दिया जाए इसकी पावर कर दीजिए m, तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स की पावर करते चले जाइए, बाकी सब जीरो। वेरी इजी, एक सेकंड में आपको पता लग जाएगा कि इन सब चीजों के इस्तेमाल क्या है। दैट्स इट, समझ में आया? किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को हम मेरे बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, d1 d2 अप टू डॉट डॉट dn। वेरी सिंपल। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं डायगोनल मैट्रिक्स को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ए मैट्रिक्स है आपके पास दिस वन, और आपके पास एक बी मैट्रिक्स है, सपोज E1 0 0 0 0 अप टू सोन 0, E2 0 सब 0 अप टू सोन En। ठीक है, ए और बी दो मैट्रिक्स है, दोनों डायगोनल है, और आपसे पूछ लिया जाए ए इंटू बी बताइए, तो कुछ नहीं, आपको सिंपली जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। मतलब E1 इंटू D1 जीरो डॉट डॉट सब जीरो, जीरो डॉट डॉट सब जीरो, E2 इंटू D2 बाकी सब जीरो, अप टू सो ऑन En इंटू Dn। दैट्स इट, सिंपल है बिल्कुल। ए इंटू बी आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, अब एक टर्म आती है जो हमारा मेन टॉपिक था, डायगोनलाइजेशन। इसका मतलब है कि क्या सर हम किसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं हमेशा? आंसर है नहीं। बट अंडर सम कंडीशंस हम किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनल की फॉर्म में लिख सकते हैं। अंडर सम कंडीशन हम किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो टॉपिक बन गया डायगोनलाइजेशन, कि आप किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वो ये कहता है, क्या कहता है मेरे बच्चों डायगोनलाइजेशन में, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स स्क्वायर होना ही चाहिए। मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनलाइजेबल। ठीक है, ए मैट्रिक्स एन क्रॉस एन इज कॉल्ड डायगोनलाइजेबल इफ इफ देयर एग्जिस्ट एन इनवर्टेबल मैट्रिक्स, there exists an invertible matrix P and a diagonal matrix, a diagonal matrix D, such that P inverse AP is equal to D। मतलब उस मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स कहते हैं जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपको दो ऐसे मैट्रिक्स मिल जाएं, एक तो P जो कि इन्वर्टेबल हो, और एक D जो कि डायगोनल मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें। देन दिस मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनलाइजेबल। ठीक, इसको मेरे बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? ए इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स। आप जैसे मर्जी लिखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो, सेम बात। तो डायगोनलाइजेबल होने के लिए किसी भी मैट्रिक्स को उसके कोरस्पॉन्डिंग दो मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करना जरूरी है। अब इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप यहां पर ऐसा लिख देते हैं तो आपका मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, जिसमें P एक मैट्रिक्स है जो कि इन्वर्टेबल है, और D एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें खास बात यह है कि अगर आप एक ही पावर m करना चाहेंगे तो वो बन जाएगी P इंटू डी टू दी पावर m इंटू P इनवर्स। और D क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है जिसकी पावर निकालना बहुत इजी है। तो जब मैं आपको आइगन वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, मैंने आपको वहां पर भी समझाया था कि सारा खेल किसी भी बड़े मैट्रिक्स, बड़े स्क्वायर के मैट्रिक्स के पावर निकालने के लिए खेला जा रहा है।
तो आइगन वैल्यू से हमने कुछ काम किया और यहां पे हमने डायगोनलाइजेशन से भी कुछ वर्क किया। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों, कोई भी ऐसा टिपिकल टास्क इन चीजों में नहीं होता। अब वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, तो आपने ये तो कह दिया कि P और D एग्जिस्ट करने चाहिए, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि P मैट्रिक्स और D मैट्रिक्स क्या बनेगा? तो एक थ्योरम बन के आई, डायगोनलाइजेशन थ्योरम। ठीक है, समझिए आप बात को। ये कहना कि ए डायगोनलाइजेबल होगा जब ऐसा पी और ऐसा डी आपको मिल जाए। मेरा सवाल ये है कि हाउ टू गेट दिस पी मैट्रिक्स एंड हाउ टू गेट दिस डी मैट्रिक्स। तो एक थ्योरम बनी, डायगोनलाइजेशन थ्योरम। क्या कहती है मेरे बच्चों, समझाता हूं। थ्योरम ये कहती है, एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल if and only if, be careful, if and only if A has a set of n linearly independent, linearly independent eigenvectors x1 x2 dot dot xn corresponding to eigenvalues lambda 1, lambda 2, lambda n, then the matrix P is defined as x1 vector, x2 vector dot dot xn vector, and the matrix D is defined as diagonal with eigenvalue lambda 1, lambda 2 dot dot lambda n। अब बात समझिए इसको। वो कह रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर डायगोनलाइजेबल है, तो सबसे पहले आप उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकालिए। मान लीजिए वो आइगन वैल्यूज है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n। ठीक। और अगर इन आइगन वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग कुछ आइगन वेक्टर्स आपको मिलेंगे, x1 x2 xn, अगर वो सारे आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो कंफर्म आपका मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा। और इन दिस केस आपका जो पी मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा? जो भी आइगन वेक्टर आए हैं आपके x1 x2 xn, उनको एज ए कॉलम वेक्टर से आप पी मैट्रिक्स बना सकते हैं। और जो डी मैट्रिक्स बनेगा वो आप डायगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं विद डायगोनल एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n। ऑर्डर का मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा। जो आइगन वैल्यू आप पहले लेंगे, पी बनाते टाइम उसके कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर पहले ही आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, x1 x2 xn जो आइगन वेक्टर्स हैं वो मस्ट बी इंडिपेंडेंट, तभी डायगोनलाइजेशन हो सकता है। तो कुछ लोग इसको ऐसे भी कहते हैं कि हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि P इनवर्स इंटू पी ए इंटू पी, दिस इज नथिंग बट लैम्डा 1 0 0 डॉट डॉट 0 0 0 डॉट डॉट 0, लैम्डा 2 0 सब 0 अप टू सो ऑन लैम्डा n। सेम बात है, ये आपका डी मैट्रिक्स ही मैंने लिखा है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं मेरे बच्चों। आप कहना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, वेरी इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, अब मेरे बच्चों एक क्वेश्चंस में इसी बात पे ले लेता हूं। आपके सिंपल क्वेश्चन है, आपकी बुक का क्वेश्चन है। मैंने बोला था कि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे बुक्स में, मैं वो ज्यादातर क्वेश्चंस आपके डिस्कस करूंगा जो अच्छे क्वेश्चंस हैं। ऑब्वियसली बात है, जो सेम रिपीटेशन पे क्वेश्चन है उसके टीचर के करने का कोई बेनिफिट नहीं है। आपको भी प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया है। क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में? शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर डायगोनलाइजेबल। हमने जो मैट्रिक्स लिखे हैं वो डायगोनलाइजेबल है, ये आपको शो करना है। फाइंड ए सुटेबल मैट्रिक्स पी एंड ए सुटेबल मैट्रिक्स डी एंड वेरीफाई द थ्योरम 14.12। 14 पॉइंट थ्योरम जो थी वो ये थी कि पी इनवर्स ए पी बराबर होना चाहिए डी के। वेरीफाई कर देंगे इसको। तो मैं
जो बी पार्ट है वो लेके चल रहा हूं। तो मान लीजिए मेरा जो मैट्रिक्स मैं लेके चल रहा हूं ए, वो किसके बराबर है? 6 माइनस के 14, 0, 0 माइनस के 3, माइनस के 6, 0 माइनस के 3, 0। ये मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले मुझे क्या शो करना है कि डायगोनलाइजेबल है। तो इसका मतलब है कि मुझे इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है। इसकी 3 आइगन वैल्यूज आएंगी, उन तीनों के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आएंगे। अगर वो तीनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए तो कंफर्म मेरा मैट्रिक्स ए डायगोनलाइजेबल होगा। फिर मुझे पी भी मिल जाएगा और डी भी मिल जाएगा। पी ए पी की मैं मल्टीप्लाई करूंगा, डी आ जाएगा, मेरा वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले कंसर्न आता है आइगन वैल्यूज निकालना। ठीक है। और आइगन वैल्यूज मैं बता चुका हूं आपको कैसे निकलती है। ए माइनस लैम्डा आई पुट इट इक्वल टू 0 करके। ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो कैसे आएगा? 6 माइनस लैम्डा माइनस के 14, 0, 0 माइनस के 3 माइनस के लैम्डा माइनस के 6, 0 माइनस के 3, 0 पुट इट इक्वल टू 0। सिंपल आना है मेरे बच्चों, कोई इसमें टिपिकल टास्क नहीं है। जरा देखें एक बार आइगन वैल्यू क्या बन सकती है। 6 माइनस लैम्डा ब्रैकेट स्टार्ट, और ये आ गया 18। या एक काम कर लेते हैं। अच्छा, ये तो माइनस लैम्डा हो गया ना, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ये माइनस के लैम्डा आएगा। ठीक है। तो फिर तो इजी है, क्योंकि ये बन जाएगा लैम्डा टाइम्स, और दिस इज 3 प्लस के लैम्डा और माइनस के 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये वाली टर्म लैम्डा एक बार आप सोल्व कर लीजिए मेरे बच्चों। जब आप इस इक्वेशन को सोल्व कर देंगे, बिल्कुल सिंपल आएगी। लैम्डा की 3 वैल्यू आएंगी, 3, 6 और माइनस के 6। ठीक है। लैम्डा की वैल्यू इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, होती तो मैं बता देता, सिंपल है बिल्कुल। तो लैम्डा की 3 वैल्यू आ गई। अब लैम्डा की हर एक वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आपको निकालने हैं। तो पहले मैं मान लीजिए कंसीडर कर लेता हूं लैम्डा इज इक्वल टू 3। कर लिया कंसीडर। अब रूल क्या है? ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो ए क्या है मेरे पास? मेरे पास मेरे बच्चों ए है 6 माइनस के 14, 0, 0 माइनस के 3, माइनस के 6, 0 माइनस के 3, 0। एक्स क्या है? एक्स वाई जेड। लैम्डा क्या है? 3 टाइम्स एक्स वाई जेड। ठीक है। जब आप इन तीनों इक्वेशंस को पुट करके सोल्व करोगे तो वैल्यू मिलेगी 3x माइनस के 14y इज इक्वल टू 3x माइनस के 3y माइनस के 6z इज इक्वल टू 3y माइनस के 3y इज इक्वल टू 3z। ठीक है बेटा। जब आप इन इक्वेशंस को सोल्व करोगे तो y की वैल्यू मिलेगी यहां से माइनस जेड, जो ये है y की वैल्यू यहां से भी माइनस जेड, और यहां से x की वैल्यू मिलेगी 14/3 इंटू वाई विच इज इक्वल टू माइनस के 14/3 इंटू जेड। तो आप गौर से देखिए, y की वैल्यू भी z की टर्म में है, x की वैल्यू भी z की टर्म में है, मतलब z एक फ्री वेरिएबल है। और अगर मेरे बच्चों z फ्री वेरिएबल है, तो जो आपका आइगन वेक्टर आने वाला है x y z, दिस कैन बी रिटन एज t टाइम्स, है ना। अब z की वैल्यू जो आपका दिल करे आप वो ले सकते हो। मान लो मैंने इसकी वैल्यू 1 ली, तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के 14/3, वेयर t इज नॉन जीरो बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो एक आइगन वेक्टर आपको मिल गया। अब t की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए। तो एक मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं t की वैल्यू ले लेता हूं 1। तो मेरा एक आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस के 14/3, माइनस के 1 और 1। ये आइगन वेक्टर आ गया कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 3। सिमिलरली लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए सारी चीजें बिल्कुल सेम। 6x माइनस के 14y इज इक्वल टू 6x माइनस के 3y माइनस के 6z इज इक्वल टू 6y माइनस के 3y इज इक्वल टू 6z। ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, z की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और x नॉन जीरो बिलोंग्स टू रियल नंबर, फ्री हो जाएगा। तो यहां पे जो हमारा आइगन वेक्टर मिलेगा मेरे बच्चों एक्स वाई जेड, वो किसके बराबर मिलने वाला है? t टाइम्स 1 0 0, वेयर t इज नॉन जीरो बिलोंग्स टू रियल नंबर। वेरी सिंपल। सिमिलरली अगर मैं लैम्डा की वैल्यू लेता हूं -6,
तो क्या इक्वेशन बनेगी? 6x माइनस के 14y इज इक्वल टू माइनस के 6x माइनस के 3y माइनस के 6z इज इक्वल टू माइनस के 6y माइनस के 3y इज इक्वल टू माइनस के 6z। ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो y इज इक्वल टू 2z मिलेगा, यहां करोगे तो y इज इक्वल टू 2z अभी भी मिलेगा, यहां करोगे तो x की वैल्यू मिलेगी 7/3 इंटू जेड। फिर से वही जेड फ्री वेरिएबल बन गया, तो आपका जो आइगन वेक्टर मिलेगा x y z वो किसके बराबर बनेगा? t टाइम्स 7/3 टू 1, वेयर t इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब मेरे बच्चों आपके पास तीन आइगन वेक्टर आ गए, और ये तीनों आइगन वेक्टर आपस में इंडिपेंडेंट हैं विद द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज। कौन कौन सी आइगन वैल्यूज? 3, 6 और -6। तो मेरे बच्चों जो पी मैट्रिक्स बनेगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट? पी मैट्रिक्स बनेगा माइनस के 14/3 -1 1, माइनस के 14/3 -1 1। दूसरा वेक्टर क्या बनेगा? 1 0 0। तीसरा वेक्टर क्या बनेगा? 7/3 2 1। बन गया। और जो डी मैट्रिक्स बनेगा दैट इज व्हाट? 3 0 0 0 0 6 0 0 माइनस के 6। बन गया। अब आप अगर इसको चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। कैसे करोगे वेरीफाई? वेरीफाई कैसे करोगे मेरे बच्चों? पी इनवर्स ए पी बराबर आ जाएगा डी के। जब कैलकुलेट करोगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा वेरी इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए जी, अब अगले टॉपिक पे हम लोग वर्क करते हैं। बिल्कुल सिंपल होती है मेरे बच्चों चीजें, कोई भी ऐसा इनमें टिपिकल टास्क नहीं होता, बस आपको पता होना चाहिए कि आप एक्चुअली में आप करना क्या चाहते हैं। ठीक, अगला है स्पेक्ट्रल थ्योरम फॉर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो आसान है ये सब चीजें, लेकिन क्या होता है ना कि हर एक थ्योरम को पढ़ाने का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। स्पेक्ट्रल थ्योरम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो काम हम वही करने वाले हैं जो अब तक हम करते हुए आए हैं। लेकिन अब इसमें क्या बात है कि जो मेरा जो मैट्रिक्स है जिसके बारे में अभी मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन मैं आपको दे चुका हूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबसे पहले तो स्क्वायर होते हैं। दूसरा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनका ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है। ठीक, अब वो ये कहता है कि अगर आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और आप उसको डायगोनलाइज करना चाहते हैं, तो वो डायगोनलाइज उसी तरीके से होगा जिस तरीके से आप बना रहे थे। लेकिन जो पी मैट्रिक्स आपको मिल रहा था, वो इस केस में कोई आर्बिट्री मैट्रिक्स नहीं मिलेगा, वो एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स मिलेगा जिसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब वो जो मैट्रिक्स होगा वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपका मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो कुछ मैथमेटिशियंस ने मिलके इस सिस्टम को डिफाइन किया। मैंने कभी पहले भी बताया होगा कि ऑर्थोगोनैलिटी मेरे लिए बहुत मेन है इन मैथमेटिक्स। तो क्या है सिस्टम, क्या है? द स्पेक्ट्रल थ्योरम स्टेट्स दैट एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी डायगोनलाइज्ड बाय एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये मेन चीज है भाई। वैसे तो डायगोनलाइजेशन आप किसी भी मैट्रिक्स से कर सकते हो या हो सकता है, लेकिन अगर आपका ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो जो पी मैट्रिक्स बन के आएगा दैट मस्ट बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक, तो यहां पे आपकी दो थ्योरम्स है, दोनों इजी हैं, स्टेटमेंट आपको समझ में आने चाहिए। मैं एक बार समझा देता हूं। तो जो सबसे पहली थ्योरम है मेरे बच्चों, जो सबसे पहली थ्योरम है वो क्या कह रही है? सपोज ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n विद रियल एंट्रीज। मतलब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिनेरियो में नहीं जा रहा हूं। ठीक, सच दैट ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। वो करा देन नंबर वन पॉइंट, ऑल द आइगन वैल्यूज
ऑफ ए आर रियल। मेरे बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड। ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोगों ने मना कर रखा है कि सर ज्यादा डीप में मत जाओ, सेमेस्टर है। आप हमें वो समझाइए जो एग्जाम में आता है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि आइगन वैल्यूज रियल कॉम्प्लेक्स दोनों टाइप की हो सकती हैं। तो यहां वो क्या कह रहा है, अगर आपके पास एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यूज हमेशा रियल होती है। ये रूल है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रूफ होता होगा। हम करते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि नीड नहीं है आपको, बट आप एज ए स्टेटमेंट इसको ले सकते हैं। तो कोई भी आपका रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है, तो उसकी सारी आइगन वैल्यूज रियल बनती है। चलिए, सेकंड है, इफ एक्स एंड वाई आर आइगन वेक्टर्स, एक्स एंड वाई आर आइगन वेक्टर्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट आइगन वैल्यूज lambda and mu, for example, then x and y must be orthogonal. That means dot product between x and y is equal to 0. That means x transpose y, which is y transpose x, is equal to 0. समझिए, वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसकी सारी आइगन वैल्यूज रियल होंगी, मान ली आपकी बात। और उसमें एक खास बात है, क्या बात है, अगर आप दो डिफरेंट आइगन वैल्यूज लेते हैं, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स बनेंगे, वो कंफर्म ऑर्थोगोनल वेक्टर होंगे। ऐसा मैंने अब तक कुछ नहीं बताया। मैंने ये तो बताया था कि अगर दो आइगन वैल्यूज लेते हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर बन सकते हैं, वो डिपेंडेंट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, बला बला चीजें बहुत सारी। लेकिन अब मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं कि वो आइगन वेक्टर्स कंफर्म ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स होंगे, जो अपने आप में बड़ी बात है। ठीक, सिंपल है बिल्कुल। अब यहीं पे मेरे बच्चों एक टॉपिक आता है मेरा, स्पेक्ट्रल थ्योरम। बिल्कुल सिंपल है, आपकी बुक में लिखी है, द स्पेक्ट्रल थ्योरम। क्या है स्पेक्ट्रल थ्योरम? कह रहा है, सपोज अगर मैं वही जो मैं बता रहा था आपको कि ए मैट्रिक्स है, अगर ए, अगर वो स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो कन्फर्म जब आप उसको डायगोनलाइजेशन करोगे, तो जिस पी मैट्रिक्स के आप डायगोनलाइजेशन करोगे, वो कन्फर्म एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सपोज ए इज ए सिमेट्रिक n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स। ठीक, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देयर मस्ट एग्जिस्ट एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स U। दैट मीन्स ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब शायद आपको पता होगा, U इंटू यू डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। इसका मतलब U इनवर्स इज इक्वल टू U ट्रांसपोज भी इसका मतलब रहेगा। देन देयर मस्ट एग्जिस्ट एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सच दैट U इनवर्स इंटू A इंटू U is equal to diagonal matrix with the diagonal element lambda 1 lambda 2 dot dot lambda n, where lambda 1 lambda 2 dot dot lambda n are eigen values of, समझ गए बेटा, बिल्कुल सेम चीज। और वही जो वहां P बन रहा था, वो यहां पे मैंने U लिखा है। लेकिन इस U के अंदर खास बात है कि ये जो U मैट्रिक्स है, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। उसके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि जब आपको U इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो U इनवर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप उसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा, सेम बात है। पिछले वाले में आपको P का इनवर्स निकालना ही पड़ा था, यहाँ पे P का इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है आपको,
सीधा सीधा आप उसका ट्रांसपोज करिए, वही इनवर्स होता है, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल की खास कैरेक्टरिस्टिक मेरे बच्चों होती है। सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, चलिए अब फिर से वही मैं आपकी बुक का एक मेरे बच्चों क्वेश्चन ले लेता हूं। क्या है? बाय फाइंडिंग यू एक्सप्लिसिटली वेरीफाई द थ्योरम, जो अभी पढ़ाई है, टू द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो अगेन इसका मैं बी क्वेश्चन ले लेता हूं। तो वो कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बताइए कि ये डायगोनलाइजेबल होगा या नहीं। होता है तो यू फाइंड करिए, डी फाइंड करिए, और थ्योरम को वेरीफाई करिए। तो वेरीफाई करना मतलब सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो मेरा मैट्रिक्स है ए, वो किसके बराबर है मेरे बच्चों? 1 1 0 1 1 0 0 0 2। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी आइगन वैल्यू निकलेंगी। कैसे निकलेंगी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई विच इज इक्वल टू 1 - λ 1 0 1 - λ 0 0 0 2 - λ, पुट इट इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे मेरे बच्चों, लैम्डा की दो वैल्यू आएगी, 0 2 2। सिंपल। ये अब आपका काम है, मैं कैलकुलेट करके दिखा चुका हूं। अब ये डिटर्मिनेंट को ओपन करना, सोल्व करना, वो आपका काम है। आ गया? अब क्या करना है, आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 0 ले लूं, तो आइगन वेक्टर कैसा मिलेगा मुझे मेरे बच्चों? ऐसे मिलेगा, 1 1 0 1 1 0 0 0 2। ठीक है, इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 टाइम्स एक्स वाई जेड। ठीक है बेटा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस के वाई, और जेड की वैल्यू आएगी आपकी 0। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे जो आपका आइगन वेक्टर मिलेगा आपको एक्स वाई जेड, वो मेरे बच्चों एक मिल जाएगा, ये 0 ले लो, मान लो इसको मैं ले लेता हूँ 1, और ये ले लेता हूं मैं -1। आ गया एक आइगन वेक्टर, खत्म। अब टी लिख के भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टी लिख के आप जैसे मर्जी करो करिए। नाउ अब लैम्डा की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूं, तो मेरा जो मैट्रिक्स इक्वेशन बनेगा 1 1 0 1 1 0 0 0 2। और यहां पे क्या बनेगा? एक्स वाई जेड। ठीक है जी। नाउ दिस इज 2 टाइम्स एक्स वाई जेड। ओके जी। जब आप इसको सोल्व करोगे 2 के कोरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे x की वैल्यू y के बराबर आ जाएगी, और z एक रियल नंबर बन जाएगा। गौर से समझिए, तो यहाँ दो फ्री वेरिएबल हो गए, एक तो z फ्री वेरिएबल हो गया, और एक y फ्री वेरिएबल हो गया। लेकिन जो भी आप y लेंगे वो आप z उसी को लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो आइगन वेक्टर होता है मेरे बच्चों, कैसे लिख सकता हूं? मैंने आपको पिछली क्लास में तरीका बताया था। आप ऐसे लिख लीजिए, t टाइम्स 1 1 0 प्लस s टाइम्स 0 0 1, वेयर टी और एस दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे, है ना? तो इससे क्या होगा, हमें दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? आप एक बार टी की वैल्यू 0 पुट कर दो, एस को 1 ले लो, एक बार एस की वैल्यू 0 पुट कर दो, टी को 1 ले लो। तो एक आइगन वेक्टर हमें यहां से मिल जाएगा x1 विच इज 1 1 0, और एक x2 मिल जाएगा विच इज 0 0 1। ठीक है बेटा, अब मेरे पास तीन आइगन वेक्टर हो गए, x1 x2, और एक आइगन वेक्टर मेरे बच्चों मेरे पास ये हो गया। और बच्चों ये तीनों वेक्टर आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आप चाहो तो इनको प्रूफ कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास तीन वेक्टर हो गए x1 x2, और यहां पे मेरे पास ये कोई एक वेक्टर हो गया नया। इनको मैं नॉर्मलाइज करता हूं, ताकि मैं ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स है यू वो क्रिएट कर सकूं। तो क्या करूंगा मैं? नाउ वी नॉर्मलाइज लाइज द आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो नॉर्मलाइज का मतलब है आप वेक्टर को डिवाइड कर दीजिए उसकी नॉर्म से। तो जो पहला वेक्टर है, इसकी नॉर्म क्या बनेगी? इसकी नॉर्म बनेगी √2। तो पहले वेक्टर को √2 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो नॉर्मलाइज वेक्टर बनेगा। और मान लो वो कुछ भी वेक्टर आप ले लीजिए, पहला वेक्टर बनेगा -1/√2, 1/√2 एंड 0। दूसरा वेक्टर बनेगा मेरे पास
1/√2, 1/√2, 0। तीसरा वेक्टर मेरे पास बनेगा 0, 0 और 1, क्योंकि इसकी नॉर्म 1 है। तो तीन वेक्टर बन गए, और ये तीनों वेक्टर अगर आप गौर से देखें आपस में ऑर्थोगोनल हैं। तो मेरे बच्चों, जो यू वेक्टर मेरा, जो यू मैट्रिक्स मेरा बनेगा, दिस इज नथिंग बट माइनस के 1/√2, 1/√2, 0, 1/√2, 1/√2, 0। नाउ 0, 0 एंड 1। नाउ दिस वी गेट द यू मैट्रिक्स। जो उसने बोला ना कि यू मैट्रिक्स निकालिए, भाई वो यू मैट्रिक्स ये है। अब मेरे बच्चों, इसका इनवर्स निकालना बेहद आसान है। यू इनवर्स विच इज इक्वल टू यू ट्रांसपोज, अगर आप गौर से देखें तो किसके बराबर बनेगा? द मैट्रिक्स माइनस के 1/√2, 1/√2, 0, 1/√2, 1/√2, 0, 0, 0, 1 बन गया। बस आप कुछ मत करो। अब आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है तो यू इनवर्स इंटू यू इंटू जो आ जाएगा मेरे बच्चों वो डी आ जाएगा। और डी मैट्रिक्स क्या बनेगा? आपकी आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग सिस्टम। और आइगन वैल्यू क्या थी? 0, 2, 2 बन जाएगा। चेक कर लेना, आपका सिस्टम वेरीफाइड हो जाएगा। तो कोई टिपिकल टास्क नहीं है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड है हर एक सिनेरियो। अब लास्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों? प्रूव दैट इफ P इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स। P जो है आपके पास एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है, हुज कॉलम वेक्टर्स आर ऑल ऑफ लेंथ 1। हर एक जो कॉलम वेक्टर है उसकी लेंथ जो है वो 1 के बराबर है। एंड म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, वो जो कॉलम्स है वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है। म्यूचुअली ऑर्थोगोनल का मतलब है किसी भी कॉलम का अगर आप डॉट प्रोडक्ट दूसरे कॉलम के साथ करोगे तो वैल्यू कन्फर्म 0 मिलेगी। और उसकी खुद की लेंथ अगर 1 के बराबर है तो वो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हो जाएंगे। तो वो कह रहा है कि शो करो कि आपका जो P है वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेगा है। वो कहता है कि अगर आपका P एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके सारे कॉलम्स की लेंथ 1 है और वो आपस में ऑर्थोगोनल है, तो आपका मैट्रिक्स भी ऑर्थोगोनल बनेगा। मेरे बच्चों, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनने के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन ये थी कि आप सेम कॉलम का मल्टीपल सेम कॉलम के साथ करते हैं तो वैल्यू 1 बननी चाहिए, और किसी कॉलम का मल्टीपल किसी दूसरे कॉलम के साथ करते हैं तो वैल्यू कन्फर्म 0 बननी चाहिए। तो चलिए प्रूफ पे आते हैं। लेट x1, x2 डॉट डॉट xn आर द कॉलम्स ऑफ P। ठीक है। अब जो P जो मैट्रिक जो जो कॉलम सिस्टम है, जो मैट्रिक्स है, उसके कॉलम्स कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। वो है एक्स आई ट्रांसपोज इंटू एक्स जे बराबर होगा 0 के, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे बराबर होगा 1, इफ आई इज इक्वल टू जे। पता है ये चीज क्या लिखी है? ये लिखी है ith कॉलम और jth कॉलम का डॉट प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है। अब ऑर्थोगोनलिटी का मतलब था कि अगर आप एक्स आई की वैल्यू एक्स जे के साथ करोगे, आई और जे डिफरेंट है तो वैल्यू 0 बनेगी। और जब आई और जे दोनों बराबर होंगे तो एक्स आई का डॉट प्रोडक्ट एक्स आई के साथ उसकी लेंथ के बराबर बनता है। ये मैं पहले कह चुका हूं और वो यहां पे इसको 1 कह रहा है। समझ गए? अब एक बात आप बताइए, अगर P कोई मैट्रिक्स था जिसके कॉलम्स x1, x2, xn थे, अगर आप P डॉट P निकालेंगे तो जो एलिमेंट मैट्रिक्स बनेगा ए आई जे, दैट इज ऑफ n क्रॉस n, तो कन्फर्म ए आई जे जो बनेगा वो बनेगा एक्स आई ट्रांसपोज इंटू एक्स जे। क्यों बनेगा भला? क्योंकि जब आप P डैश इंटू पी करेंगे तो आप ith रो लेंगे P डैश की और jth कॉलम लेंगे P का, और डॉट प्रोडक्ट करने के लिए मैं ट्रांसपोजिशन का रूल अगर लगाऊं तो वैल्यू बनेगी एक्स आई डॉट इंटू पी जे। अब आप एक बार बताइए, अगर इस एलिमेंट को आप देखें तो जहां पर आई और जे बराबर है वहां पे वैल्यू 1 है, और जहां पर आई और जे बराबर नहीं है वहां पे वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी तो बन रहा है। यस और नो? इसका मतलब क्या हुआ कि P ट्रांसपोज इंटू P बिकम आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स what P is
ऑर्थोगोनल, ई इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मेरे बच्चों। ठीक है, तो मेरे बच्चों, होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी। सिंपल है। चलिए खैर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।